Hello, fellow aspirants. Welcome you all to Samvidhan IAS. तो हमने जो पहला अपना लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने पार्ट वन जो किया था अपने लेक्चर का वो कंप्लीट किया था। आज हम सेम लेक्चर वन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशंस बताई थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का डिफरेंस बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। स्टडीड अबाउट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्या थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देन वी स्टडीड इकोनॉमिक सिस्टम्स, उसकी टाइप्स देखी थी हमने। मेरिट्स डीमेरिट्स देखे थे कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के और मिक्स्ड इकोनॉमी के। Then we studied about sectors of economy in mixed economy. Economic activities पे based we have majorly three sectors: primary, secondary, tertiary. But again उसके बाद भी कुछ further classification होती है। quaternary sector, quinary sector मैंने आपको बताया था। Based on ownership मैंने आपको public sector, private sector बताया था। Based on work conditions, we talked about organized and unorganized sector. Then we talked about goods and services, types of goods, normal, inferior, Giffen, Veblen. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये गिफिन गुड जो है और वेबलिन गुड्स जो हैं ये इस तरह से कर लीजिए ना आप। कल शायद आपको कंफ्यूजन ना होगी, मतलब वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज करेगी। सो गिफिन गुड्स मैंने आपको बताया था इज अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड। गिफिन गुड की मैंने आपको इलेबोरेट एग्जांपल दी थी। इसमें क्या हो, गिफिन गुड्स में क्या होता है, वेबलिन गुड्स तो चलो आसान है, लग्जरी गुड्स होते हैं। हम देखते हैं अपना स्टेटस इंक्रीज करने के लिए जितनी महंगी चीज होगी उतनी महंगी चीज लेके आएंगे। तो ऑब्वियसली अगर महंगी है वो हम डिजायर कर रहे हैं। जैसे आप कोई डायमंड, अगर आप काफी रिच हैं तो आप कोई महंगा डायमंड लाएंगे टू बूस्ट योर स्टेटस, ताकि आप उसको फ्लॉन्ट कर सके, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वो लग्जरी गुड होता है, जितना महंगा होगा उतनी डिमांड होगी। गिफिन गुड इज अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, ये गिफिन गुड ना ये लो इनकम कंट्रीज में ज्यादा होता है। लो इनकम कंट्रीज मतलब जहाँ पे आपकी अभी इतनी समृद्ध पॉपुलेशन नहीं है, इतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई नहीं है, वहां पे गिफिन गुड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको ब्रेड की एग्जांपल दी थी कि अगर कोई लो इनकम हाउस होल्ड है, उनको अपना न्यूट्रिशन पूरा करना है, तो वो ब्रेड और बटर ले रहे थे पहले 10 रुपए में, 4 रुपए की ब्रेड ले रहे थे, 6 रुपए का बटर ले रहे थे। बट ब्रेड का जो प्राइस है वो 4 से 6 रुपए हो गया, 2 रुपए बढ़ गया। तो अब वो 6 रुपए का बटर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके बजट के बाद चला जाएगा। तो वो जो 4 रुपए हैं उसमें भी वो क्या है, ब्रेड ही परचेज करेंगे, ताकि उनकी जो बटर की कमी है वो ब्रेड पूरी कर दे। और ये कभी ऐसी जगहों पे भी होता है, जैसे हमने कोविड में देखा था कि चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे, बट हम उसको ज़्यादा खरीद रहे थे क्योंकि हमें देयर वाज अ फियर अमंग द पॉपुलेशन कि ये चीज़ जो है बाद में हमारे पास खत्म ना हो। जैसे राशन इकट्ठा कर रहे थे तो वो कहीं खत्म ना हो जाए, तो इवन दो इट्स प्राइस वाज इंक्रीजिंग, वी वर इंक्रीजिंग द डिमांड टू। और सो दिस इज ऑल अबाउट गिफिन गुड्स, मैंने आपको बताया था। देन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, नॉन एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल, देन नॉन राइवल एंड राइवल। हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे दो और गुड्स देखे थे, क्लब गुड्स और कॉमन रिसोर्सेज, जो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है लेकिन राइवल होती हैं। ठीक है, उसके बाद भी स्टडीड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। Then finally, we summed up our lecture after discussing the last topic of the previous lecture, which was factors of production, जिसमें हमने entrepreneurship, land, labor, capital की बात की थी, इनके returns की बात की थी। Entrepreneurship goes for profit, land goes for rent, उसको रिटर्न रेंट के रूप में दिया जाता है, कैपिटल का रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में आता है, लेबर का रिटर्न वेजेस के रूप में आता है। सो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूँ, हमारा जो आज का लेक्चर जहाँ से शुरू होगा। तो हमने क्या कहा था, गुड्स एंड सर्विसेज दो तरह के होते हैं आउटपुट में, जो कि होते हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल। और फाइनल गुड हम फिर कैपिटल और कंजप्शन गुड में डिवाइड करते हैं। तो आज मैं आपका ध्यान इधर लाना चाहूंगा कि कंजप्शन गुड के साथ साथ कैपिटल गुड्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, एक इंडस्ट्री जब गुड्स बनाती है
तो कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड बनाती है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जैसे अगर एक ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर इज ए कैपिटल गुड, क्योंकि वो फर्दर आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, फर्दर आपकी आपके काम के लिए, इट विल आपकी फर्म के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके फार्मिंग बिजनेस के लिए इट विल वर्क एज अ मशीनरी। वो एक एसेट होगा। तो उससे आप फर्दर प्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे, फर्दर प्रोड्यूस करेंगे। उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज करेंगे, उसको प्रोड्यूस प्रोडक्शन के काम के लिए यूज करेंगे, वो कैपिटल गुड है। तो आज हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन पे। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आज हमने कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में क्या पढ़ना है। लेट मी टेल यू अबाउट दिस। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना किसी भी इकोनॉमी की, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होती है। सपोज कीजिए दो सेक्टर हैं इकोनॉमी में, एक सेक्टर है हाउस होल्ड और एक सेक्टर है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये इंडस्ट्री है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हाउस होल्ड में से क्या जाता है इंडस्ट्री की तरफ। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड करती है, लेबर प्रोवाइड करती है। हाउस होल्ड इंडस्ट्री में जाके लेबर का काम करती है। हाउस होल्ड मतलब आपके और हम, हमारा जो घर बार है, इससे ह्यूमन रिसोर्स जाती है, एम्प्लॉयर्स जाते हैं, वो लेबर अपनी प्रोवाइड करते हैं। और फिर इंडस्ट्री इनको क्या देती है लेबर के बदले में। मैंने आपको बताया था लेबर का रिटर्न क्या होता है, वेजेस। गॉट इट। अब हाउस होल्ड के पास जब वेजेस आ गए, इनके पास सैलरी आई, वेजेस आए, जो भी आए, इन्होंने पैसा कमाया। अब ये पैसे से क्या करेंगे इंडस्ट्री में, ये गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री इनको क्या देगी, इंडस्ट्री इनको गुड्स देगी या सर्विसेज देगी। और इसके ये क्या करेंगे, इसके बदले में पेमेंट करेंगे, है ना। इंडस्ट्री अगर आप अगर इंडस्ट्री को अपनी लेबर दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप लेबर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उनसे रिटर्न में पेमेंट भी तो ले रहे हो, वेजेस भी तो ले रहे हो। और वैसे ही उस पेमेंट को आप फिर क्या कर रहे हो, उस पेमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, उस पेमेंट से आप अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हो। जो आपको पेमेंट मिली है, जो आपको, एक सेकंड, जो आपको पेमेंट मिली है, जो आपने पैसा कमाया है, उससे आप क्या कर रहे हैं, वो पैसा आप एक्सपेंडिचर पे लगा रहे हैं ना, आप खर्चा कर रहे हैं उस पैसे से, उस सैलरी से। तो वो एक्सपेंडिचर आप इंडस्ट्री से जो है उनके गुड्स परचेज कर रहे हैं, इंडस्ट्री से उनके गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, है ना। अब क्या होता है कि देयर इज, जो हमारा अगला टॉपिक है ना, सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी, ये और ये टॉपिक आप एक साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हैं, हम सपोज करते हैं, वैसे तो देयर आर मोर देन टू सेक्टर्स, लेकिन अभी हम सिंपलिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए, जो हमारी एक्सप्लेनेशन है उसको सिंपल बनाने के लिए, लेट अस से कि अभी जो है, यार ये सही ही नहीं बन रहा है, जस्ट गिव मी मिनट के। लेट से उसमें दो ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक इंडस्ट्री सेक्टर है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें हम सपोज करते हैं ये अभी हाउस होल्ड ना, जो उनको सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही हैं, उसमें सेविंग कोई नहीं हो रही है, उनके पास जितना पैसा आ रहा है वो खर्चा कर रहे हैं। उनके पास 100 रुपीज से अगर वेजेस आ रही हैं, सैलरी आ रही है, वो 100 का 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ सेव नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा, इससे जब कोई सेविंग ही नहीं होगी, तो इंडस्ट्री जो है वो कोई कैपिटल गुड प्रोड्यूस नहीं करेगी। कैपिटल गुड मैंने आपको बताया ना, कैपिटल गुड जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप अपनी कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, अगर आप कोई खेती ही करते हैं छोटे स्केल पे, तो आपका ट्रैक्टर जो है वो कैपिटल गुड है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद कर रहा है ना। तो जब ऐसा नहीं होता है, जब सेविंग्स नहीं होती हैं, तो कोई कैपिटल फॉर्मेशन आप सेव करते ही नहीं है। तो जब सेविंग नहीं होगी, तो आप 100 का 100 रुपए ला रहे हैं, वो 100 का 100 रुपया एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं, और उस 100 रुपए से जो एक्सपेंडिचर वापस जो इंडस्ट्री को जा रहा है, वो फिर उस इंडस्ट्री जो है 100 रुपए से अपने प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, और आपको बेच रही है।
ये इस तरह से ना सर्कल में चलती हैं चीजें, सर्कल में चलती हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। आपने लेबर की सैलरी ली, उसी सैलरी से आपने एक्सपेंडिचर किया, उसी एक्सपेंडिचर से जो इंडस्ट्री के पास पैसा आया, फिर उसने वही चीज, वही पैसा लेके लेबर हायर की, लेबर को, लेबर से काम करवाया, प्रोडक्ट अपना बनवाया, आउटपुट निकाला प्रोडक्शन प्रोसेस का, और वही एक्सपेंडिचर में जो आपने एक्सपेंडिचर किया था, इंडस्ट्री को पैसा दिया था, वही इंडस्ट्री ने फिर से आपको वेजिस के रूप में दे दिया। इस तरह से सर्कुलर फ्लो में चलती रहती है इकोनॉमी। तो क्या होता है कि जितने पैसे होते हैं ना इसमें, आपने, आपको 100 रुपए की वेजेस मिली, आपने 100 रुपया एक्सपेंडिचर कर दिया, क्योंकि आपने 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी थी, है ना। तो आपने 100 रुपए की लेबर की, आपको 100 रुपए वेजेस मिला, आपने 100 रुपए के ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, जिसके लिए आपने 100 रुपया पे कर दिया वापस। तो क्या हो रहा है, कुछ सेविंग नहीं हो रही है, इस तरह से ही ये इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तो रुक गई है ना, ये स्टैग्नेंट हो गई है। जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा खर्च हो रहा है, और उतना पैसा खर्च हो रहा है, इसकी वजह से सौ सौ रुपए की डिमांड है, 100 रुपए की डिमांड है। तो 100 रुपए की डिमांड की वजह से इंडस्ट्री 100 रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, और आपसे, जो आपको उतनी सैलरी दे रही है, और आप उतनी सैलरी से उतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देर इज नो ग्रोथ। गॉट इट। अब एक दूसरा सिनेरियो आता है, जहां पे क्या होता है, जहां पे आप सेव करते हैं। सपोज आपको 100 रुपया आया, उसमें से आपने 70 रुपया एक्सपेंडिचर किया, 30 रुपया आपने सेव किया। जो 30 रुपया आप सेव करेंगे ना, वो आप बैंक में रखेंगे, तो यहाँ पे बैंक, या फिर गवर्नमेंट, है ना, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर्स आज जब इंक्लूड हो जाते हैं ना, ये हमने पहले तो दो ही सेक्टर्स, हाउस होल्ड और इंडस्ट्री के बारे में बात की थी। लेकिन जब आप सेव करते हैं, आप बैंक के पास पैसा देते हैं, बैंक वो पैसा फिर से इंडस्ट्री को देता है ना। बैंक आपकी सेविंग रखता है, आपको इंटरेस्ट देता है। तो वो कहाँ से देता है, क्योंकि वो आपके पैसे को लोन के रूप में देता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्री से चार्ज करता है इंटरेस्ट। इंडस्ट्री से चार्ज करेगा 15% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, आपको आपकी सेविंग पे देगा 6%, 6% इंटरेस्ट। तो अगर 12% का इंटरेस्ट अपने लोन से गेन कर रहा है बैंक, और आपको आपकी सेविंग पे 6% इंटरेस्ट दे रहा है, आजकल तो वो भी नहीं मिलता है, 4% के करीब मिलता है, 4-5। तो वो जो 6% आपको दिया, उनसे 12% लिया, जो 6% बचाया ना, वो वहां से जो बैंक है वो प्रॉफिट करता है, वो बैंक का प्रॉफिट है। गॉट इट। तो खैर वो बात की बात है। लेकिन इससे क्या होता है कि इंडस्ट्री के पास अब जो पैसा आता है ना, वो उससे एक्सपैंड करती है, उससे क्या होती है, ग्रोथ होती है इकोनॉमी में, और उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। गॉट इट। कि किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोनॉमिक, किसी तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जब होती है किसी भी तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ एक इकोनॉमी में, वो कैसे होती है, जब उस कंट्री के जो लोग होते हैं वो अपनी रिसोर्सेज को रीअरेंज करते हैं। पहले वो 100 का 100 रुपया खर्चा करते थे, अब उन्होंने थोड़ा रीअरेंजमेंट किया, 100 में से 70 खर्चा किया, 30 रुपए बचा लिए, और वो बैंक में डाल दिए। बैंक ने उसको आगे दे दिया इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए, ताकि इंडस्ट्री लोन ले और अपने बिजनेस को बड़ा करे। तो रिसोर्सेज रीअरेंज हुए, रिसोर्सेज तो उतना ही है, बट दे आर रीअरेंज। और ये जो रिसोर्सेज रीअरेंज हुए, इस रीअरेंजमेंट से क्या होता है, देयर इज क्रिएशन ऑफ मोर वैल्यू। मोर वैल्यू, क्रिएशन ऑफ मोर वैल्यू, ज्यादा वैल्यू की चीजें क्रिएट होती हैं, देयर इज ए क्रिएशन, दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मोर वैल्यूज। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी में, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, उनका प्रोडक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से दे एक्सपैंड। और ये जो एक्सपेंशन होता है, तो उसी को तो इकोनॉमी में ग्रोथ कहेंगे। दिस एक्सपेंशन इज नथिंग बट ग्रोथ। इसी ग्रोथ को हम कहते हैं इंक्रीज इन द नेशनल आउटपुट। इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। हमारा देश का जो आउटपुट है, नेशनल आउटपुट है, वो बढ़ता है।
और इसी नेशनल आउटपुट को आप क्या कहते हैं? इनकम पर कैपिटा। अब ये जो रेट होता है ग्रोथ का, ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की, आपने सेविंग्स कितनी की, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी है, ठीक है ना। ये ग्रोथ जो है दैट डिपेंड्स, ये जो हमने अभी ग्रोथ के बारे में पढ़ा, वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी की, इन्वेस्टमेंट किसकी वजह से, सेविंग्स कितनी थी। हमारी इकोनॉमी में सेविंग करेंगे तब तो आगे जाके लोन लेंगी बड़ी कंपनीज बैंक से, उनके पास जब पैसा देने के लिए होगा। आपकी टेक्नोलॉजी जो आपके कंट्री में है, टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या है आपकी कंट्री का? आपकी जो लेबर है, क्या वो स्किल्ड लेबर है? आपकी जो इंडस्ट्रीज में लेबर काम कर रही है, क्या वो स्किल्ड लेबर है? तो दीज आर सम फैक्टर्स जिस पे ग्रोथ डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट आर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। यही टॉपिक था ना, ये मैंने आपको मोटा मोटा वैसे बता दिया ऊपर, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। जब आप टोटल अर्निंग करते हैं, जो आपने टोटल अर्निंग की, जो पैसा कमाया, जो आपने अपनी लेबर दी, उससे आपको सैलरी मिली, वेजेस मिले, तो टोटल अर्निंग का कुछ पार्ट जो है वो इमीडिएट कंजप्शन के लिए यूज हो जाता है। इमीडिएट मतलब जो मेरे को अभी खर्चा करना ही करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, 100 रुपए की सैलरी है तो 70 रुपए तो मेरे को घर चलाने के लिए खर्च करने ही करने हैं। दैट इज इमीडिएट कंजप्शन। और इसके साथ जो बाकी का पार्ट होता है, उसको हम किसके लिए छोड़ देते हैं? उसको हम छोड़ देते हैं फ्यूचर कंजप्शन के लिए, उसको हम बचा लेते हैं फ्यूचर कंजप्शन के लिए। वो हम, अब चाहे मैं बैंक में बचाऊं, या मैं पोस्ट ऑफिस में बचाऊं, या मैं LIC में बचाऊं, या फिर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं किसी कंपनी का स्टॉक खरीद के, तो वो फ्यूचर कंजप्शन के लिए उसको बचा लिया जाता है। और इसी को फ्यूचर कंजप्शन जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? दिस पार्ट इज सेविंग। इसको हम सेविंग कहते हैं, सेविंग्स। और इन्हीं सेविंग से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने आपको बताया किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन सेविंग से। और इन्वेस्टमेंट जो है, उसी से क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होगा उससे? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये तो या तो इंटरनल सोर्सेज से होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट भी तो सेव करती है, कंपनीज भी सेव करती है। या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से होते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम कहते हैं ना FDI आता है जो फॉरेन से, तो उसको भी हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। उस तरीके से भी हो सकता है। गॉट इट? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब कैपिटल, मैंने आपको बताया कैपिटल फॉर्मेशन में कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल रेफर्स टू मशीन्स, टूल्स, या फिर वैसे इक्विपमेंट्स। और कोई फर्दर फर्दर एडिशन होता है अगर हमारे स्टॉक में, जो हमारा स्टॉक कंपनीज के पास ऑलरेडी स्टॉक है ना, उनके प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाए हैं, तो वो स्टॉक है उनके पास, उस स्टॉक में भी अगर कोई एडिशन होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल। और इसी एडिशन को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। अब यहां पे आ जाती है एक टर्म, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो रेट क्या होता है, मतलब क्या, आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं। क्या फॉर्मूला है कैपिटल फॉर्मेशन का? रेट मतलब आपको अगर देखना है कि कैपिटल फॉर्मेशन कितने स्तर से, कितनी तेजी से बढ़ रही है, कितने किस रेट से बढ़ रही है, तो उसको क्या करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल फॉर्मेशन को ना GDP के टर्म्स में देखा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट को अगर आप GDP से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका आ जाएगा रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। उससे आपका क्या निकलेगा? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स in terms of GDP divided by GDP into 100, that is rate of capital formation। और इस
कैपिटल फॉर्मेशन को आप कहेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? उप्स, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। टू कंपोनेंट्स। वो दो कंपोनेंट्स क्या है? एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? जैसे फिक्स्ड कैपिटल हो गई जो आपको लॉन्ग टर्म में यूज होगी। ड्यूरेबल नेचर, ड्यूरेबल मैंने क्या बताया था? ड्यूरेबल क्या होता है? 3 साल से ज्यादा क्या जो होता है। तो तीन ड्यूरेबल नेचर की जो इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, तो वो आप रोज के रोज चेंज नहीं करोगे। वो एक लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा मतलब नॉट इन द एग्जैक्टली इन द लॉन्ग टर्म, बट थोड़े लॉन्ग एक लंबे समय के लिए होती है। तो उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वहां पे आपका पैसा लग गया तो लग गया, वहां वहां से आप बार बार चेंज नहीं करेंगे, आप रोज मशीनों को चेंज नहीं करेंगे, आप बिल्डिंग रोज नई नई नहीं बनाएंगे। तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। तो या तो आप ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है आपका, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। या तो उससे आप उसमें आपका आएगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर आएगा जो दूसरा है स्टॉक और इन्वेंट्री, जिसको भी हम कहते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब क्या है? जो हम इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंटली करते हैं। जैसे हमने सप्लाईज अगर करनी है तो हमें रॉ मटेरियल रोज लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल हमें फ्रीक्वेंटली लाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट गुड, जैसे मैंने बताया, हमारी अगर बेकरी है तो जो फ्लावर है, जो आटा है, वो क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड है। किसान ने तो उसको बेच दिया आटे को, लेकिन हमें आटा एज अ रॉ मटेरियल चाहिए बेकरी में। फाइनल गुड नहीं है, इंटरमीडिएट है। फाइनल क्या है? उस आटे से पेस्ट्रीज बनेंगी, उस आटे से ब्रेड्स बनेंगी, उस आटे से बंस बनेंगे, वो फाइनल गुड होंगे। तो इंटरमीडिएट गुड क्या है? हमें बेकरी वाले को रोज रोज आटा खरीदना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली आटा खरीदना पड़ेगा। तो वो क्या है? वो इंटरमीडिएरी गुड है। दैट इज नॉट अ फिनिश गुड। और फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री में आते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल्स, ये सब क्या होता है? ये स्टॉक में आता है। इन्वेंट्री में आपको रखना पड़ता है ताकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहे। तो आप समझ गए कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सी दो चीजें आती हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है और स्टॉक या इन्वेंट्री भी है। ठीक है। अब क्या होता है कि इंडिया में ना कैपिटल, आई हैव टू ऐड वन पेज हियर। यप। तो इंडिया में ना पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में मेरे को एक और चीज बतानी थी आपको। मेरे को याद ही नहीं आ रहा है अभी। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताना था, चलिए वो जब याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट्स है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या, हाँ मुझे याद है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जो मैंने आपको ऊपर टॉपिक ही बताया, इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है। तो ग्रॉस कैपिटल में से, ग्रॉस कैपिटल जो मैंने आपको बताया, अगर उसमें से हम, क्या होता है ना कि हम जब मशीन खरीदते हैं या हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो विद टाइम क्या होता है? उसकी डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन मतलब उसके वैल्यू का लॉस होता है ना। आपने आज अगर कोई गाड़ी लिया है तो उसकी कीमत 1 साल के बाद या 2 साल के बाद सेम तो नहीं रहेगी। उसकी कीमत बदलेगी, उसकी कीमत चेंज होगी, उसकी कीमत घटेगी। गॉट इट? तो उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अब इस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से अगर आप वो चीज माइनस कर ले, डेप्रिसिएशन को अगर आप माइनस कर लें, तो आपका क्या आएगा? दैट वुड बी योर नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट या फिर नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से अगर आप आपका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो आपका क्या आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है। गॉट इट? तो डेप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है जब आपकी गुड्स जो है, आपकी सॉरी कैपिटल जो है, कैपिटल जो आपने बनाई, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या आपकी कैपिटल फॉर्मेशन जो हुई है विद टाइम,
आपकी उस कैपिटल के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन लगती है, उसकी विद टाइम वैल्यू कम होती जाती है। अब जो वैल्यू कम हो रही है उसको हम अकाउंट करेंगे, उसको हम अपनी कैलकुलेशंस में लाएंगे, और उस डेप्रिसिएशन को जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से निकालेंगे तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। गॉट इट? आई होप यू गेट दैट। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट इसमें पढ़ना था, दैट वुड बी के एफिशिएंट कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। मैंने आपको बताया कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। नाउ विल सी के एफिशिएंट कैपिटल फॉर्मेशन होती कैसे है, कैसे होती है। तो एफिशिएंट कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? सेविंग्स चाहिए। इकोनॉमी में सेविंग्स अगर होंगी, अगर आपके देश में सेविंग होगी, तो ही आपकी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होगी। आपको बताया ना, अगर आप पैसा सेव करेंगे तो वो पैसा बैंक इंडस्ट्रीज को लोन करेगा, उनको लेंड करेगा, और वो इंडस्ट्रीज उस पैसे को यूज करके एक्सपैंड करेंगी, अपनी बिजनेस को बढ़ाएंगी, कैपिटल लाएंगी, कैपिटल फॉर्मेशन करेंगी। तो ऑब्वियसली सेविंग्स अगर इकोनॉमी में है तो एफिशिएंटली कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है। देयर हैज टू बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर होंगे ही नहीं, अगर बैंक्स ही नहीं होंगे, बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको कहते हैं, वो क्या है? वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यह आपके फाइनेंसिस को मोबिलाइज करता है, आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। अगर आप सेव करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको प्लेटफॉर्म देता है। स्टॉक मार्केट आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, बैंक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है सेव करने का, इन्वेस्ट करने का। आपके पोस्ट ऑफिस आपको अलग अलग स्कीम्स में सेव करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो क्या है? वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे तो आप सेविंग करके करेंगे क्या? आपकी सेविंग तो इंक्रीज तो होगी नहीं, ना उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना उस पर आपको कोई फायदा होगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इकोनॉमी में होना जरूरी है फॉर efficient capital formation. And then there have to be well performing corporates. कॉरपोरेट्स क्या है? मैंने आपको बताया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, रिलायंस है, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो ये क्या है? ये जब तक आपने पैसा दे दिया, अब इंडस्ट्रीज अगर उस पैसे को एफिशिएंटली यूज ही नहीं कर पा रही हैं, परफॉर्म ही नहीं कर पा रही हैं, तो क्या करेंगे वो उस पैसे? वो तो डुबा देंगे उस पैसे को। तो वेल परफॉर्मिंग कॉर्पोरेट्स आपको चाहिए आपकी इकोनॉमी में, ताकि आप वो अच्छे से कैपिटल का फॉर्मेशन कर सके। और एफिशिएंट कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है? होगा क्या उससे? आपकी जीडीपी जो है वो बढ़ेगी। जीडीपी में ऐड करती हैं ये चीजें, जीडीपी को इंक्रीज करती हैं। ठीक है। देन देयर वुड बी इनोवेशन। अगर आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो आपकी आपकी कंपनीज के पास, आपके देश की कॉरपोरेट्स के पास इनोवेशन करने का चांस होगा। इनोवेशन करने की रिसोर्सेज होंगी उनके पास, उतना पैसा होगा खर्च करने के लिए, ताकि वो R&D में खर्च कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। आपकी कंट्री में इनोवेशन आएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, है ना? यही होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिया में जो सेविंग्स, टोटल सेविंग्स हैं, इंडिया की टोटल सेविंग्स हैं, उनका जो 60% हिस्सा है वो हाउस होल्ड से आता है, आपके और हमारे घरों में से आता है वो। हमारा इधर कल्चर है सेव करने का इंडिया में। तो मेजॉरिटी ऑफ फिजिकल सेविंग इंडिया की आती है हाउस होल्ड सेक्टर से। गवर्नमेंट तो सेव करती ही नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट अ सेवर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, इट इज नॉट अ सेवर। वो तो एक्सपेंडिचर करते रहते हैं, वो तो बोरो करते हैं।
दे गवर्नमेंट जो है स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स। तो सेविंग तो छोड़िए, वो तो अपने जो कमाया उससे भी ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो उसके लिए वो कैसे करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो बोरो करते हैं। सेव तो छोड़िए, उनको बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं, है ना। बोरोइंग करनी पड़ती है। बोरोइंग कैसे करनी पड़ती है, डोमेस्टिक मार्केट से बोरोइंग करनी पड़ती है, आपकी फॉरेन मार्केट से बोरोइंग करनी पड़ती है, पैसा उधार लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इज नॉट अ सेवर। हमारी मेजोरिटी सेविंग जो आती है वो हाउस होल्ड सेक्टर से आती है। 60% ऑफ सेविंग्स इन इंडिया आर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे आपको कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताया। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से कैपिटल फॉर्म, किस तरह से देश में ग्रोथ होती है। ग्रोथ के लिए हमें रिसोर्सेज को रीअरेंज करना पड़ता है। उन रीअरेंज रिसोर्सेज से हम ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। कैपिटल को आपका आपके ऑपरेशंस को, प्रोडक्शन को एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ आता है। और ग्रोथ की वजह से हमारा नेशनल आउटपुट बढ़ता है, हमारी इनकम पर कैपिटा बढ़ती है। और ये ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट लेवल पे, सेविंग्स पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, स्किल्ड लेबर पे। फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि टोटल अर्निंग में से हमारे दो पार्ट्स होते हैं। ये एक तो इंटरमीडिएट, एक तो इमीडिएट कंजम्पशन, एक फ्यूचर कंजम्पशन। और फ्यूचर कंजम्पशन के लिए जो पैसा हम जोड़ के रखते हैं वही सेविंग्स होती हैं, उसी से इन्वेस्टमेंट होती है, और उसी इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होती है ना। तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देंगे। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। फिर मैंने आपको दो कंपोनेंट्स बताए हैं इसके, आपके ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, और एक होता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। इसके बाद मैंने आपको नेट इन्वेस्टमेंट बताया क्या होता है। अगर हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से डेप्रिसिएशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है द लॉस ऑफ वैल्यू विद द पासेज ऑफ टाइम। तो जब हम अपने ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आता है। फिर मैंने बताया आपको कि एफिशिएंटली कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं, व्हाट इज ऑल दैट्स रिक्वायर्ड। तो सेविंग्स होनी चाहिए इकोनॉमी में, इकोनॉमी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, और वेल परफॉर्मिंग कॉर्पोरेट्स होने चाहिए जो इस कैपिटल फॉर्मेशन को कैपिटल जो इस कैपिटल को फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, होगा क्या कैपिटल फॉर्मेशन से, आपकी जीडीपी इंक्रीज करेगी, इनोवेशन आएगी आपकी इकोनॉमी में, देयर वुड बी टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। फिर मैंने आपको बताया इंडिया में टोटल सेविंग्स का जो मेजोरिटी है कहाँ से आता है। हमारी गवर्नमेंट इज नॉट अ सेवर, क्योंकि गवर्नमेंट तो ज्यादा स्पेंड करती है और इसको अपने स्पेंडिंग के लिए बोरोइंग करनी पड़ती है, जो कि डोमेस्टिकली भी होती हैं और इंटरनेशनल भी होती हैं, फॉरेन से भी होती हैं। अभी हमारा जो फोरकास्ट है 2024 25 फाइनेंशियल ईयर 25 का जो फोरकास्ट है जीडीपी ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट है इंडिया के लिए, वो क्या है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो राइज तो कर रही है, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, नो डाउट। एक्सपेक्टेड टू राइज, राइज तो कर रही है, लेकिन जिस रेट से राइज कर रही है ना, जिस रेट से बढ़ रही है, वो रेट थोड़ा कम हो चला है पिछले कुछ सालों में, जो कि है 6.4%। इंडिया जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू अ लो रेट ऑफ 6.4%। ठीक है, क्योंकि लास्ट पिछले साल का जो था वो 8.2% था, और कोविड के टाइम पे भी इट वाज, आई वुड से, उस समय तो नहीं, 2021 22 के बाद ये रेट काफी ज्यादा था, लेकिन अभी 6.4 पे ये रेट कुछ कम हो गया, बट स्टिल आर जीडीपी इज राइजिंग। आर जीडीपी ग्रोथ का, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ का 2025 का फोरकास्ट है, दैट इज 6.4%। गॉट इट। तो ये हमने पढ़ा आपका कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। कैपिटल फॉर्मेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
दैट इज सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी, जो मैं आपको मोटा मोटा ऊपर बता चुका हूँ सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी को जानने के लिए हम फिर से पहली वाली चीजें करेंगे। ये हमारे पास हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर, गॉट इट। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए दो ही सेक्टर्स को जो है इस्तेमाल करेंगे, दो ही सेक्टर्स का यूज करेंगे। सोचिए कि अभी केस वन में देर इज नो सेविंग, है ना, वही पहली वाली चीज है। तो क्या होता है कि एंटरप्राइज या इंडस्ट्री जो है वो सर्विसेज लेती है हाउस होल्ड से। क्या सर्विसेज लेती है? लेबर की सर्विसेज लेती है ना। और इस लेबर की सर्विसेज के लिए इनको क्या मिलता है? फैक्टर सर्विसेज लगा लीजिए, फैक्टर सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर भी तो हाउस होल्ड से ही आएगा ना, है ना। तो इसके लिए लैंड भी तो वहीं से आता है, तो फैक्टर सर्विसेज को आप लेके चलिए। अब इन फैक्टर सर्विसेज के लिए इंडस्ट्री क्या करता है? फैक्टर पेमेंट करता है। इन सर्विसेज के लिए पेमेंट भी तो करेगा इंडस्ट्री हाउस होल्ड को। ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड एंटरप्राइज को, तो एंटरप्राइज वापस से क्या देगा? इनको पेमेंट्स देगा, पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, जो मैंने कल बताया था, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट। तो ये सब पेमेंट्स इनको हाउस होल्ड को करनी है, एंटरप्राइज को। अब जब इनके पास हाउस होल्ड के पास पेमेंट आ गई, तो उस पेमेंट से हाउस होल्ड क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। देयर वुड बी एक्सपेंडिचर। अब मेरे पास सैलरी आई है तो मैं खर्चा भी तो करूंगा। तो ये एक्सपेंडिचर जो आया, सपोज ₹100 की यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स की गई, ₹100 की फैक्टर पेमेंट्स की गई, तो ये पूरा का पूरा ₹100 इन्होंने खर्चा कर दिया। अब एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? अब जो ₹100 खर्चा किया, जो ₹100 खर्चा किया, उसके बदले में इनको क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेम अमाउंट, है ना। अब इस सेक्टर में क्या हो रहा है? इस सेक्टर में ये हो रहा है कि देर इज नो सेविंग। जो आपने खर्चा किया, जो आपने कमाई की, या जो आप सपोज कीजिए जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कर रहा है इंडस्ट्री पे, जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कर रहा है इंडस्ट्री पे, उसकी गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री इसको प्रोवाइड कर रही है। और जो इंडस्ट्री के पास ₹100 आए, उस इंडस्ट्री से इंडस्ट्री फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए फिर से लेबर को हायर कर रही है। ठीक है, कहाँ से कर रही है? हाउस होल्ड सेक्टर से कर रही है। और फिर इनको पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को की जा रही है। तो जितना भी जीडीपी, यहाँ पे हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी? अभी हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंट्री में दो ही सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी? ₹100 की जीडीपी हो जाएगी। और ये इतनी ही रहेगी, ग्रो तो करेगी नहीं। और ये ₹100 हमारे किस में डिवाइड हो जाएंगे? एंटरप्रेन्योर कैपिटल, लैंड, लेबर, इनमें डिवाइड हो जाएंगे, जो हाउस होल्ड सेक्टर से आती हैं चीजें। इन्हीं इनपुट्स को यूज करके हम, हमारी इंडस्ट्री जो है अपना प्रोडक्ट बनाएगी और वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर देगी। गॉट इट। पूरा का पूरा जो खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये सिंपल टू सेक्टर मॉडल है। अभी हम टू सेक्टर मॉडल को लेके चल रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे सारे टॉपिक्स ना लिंक्ड है। अब इसी टॉपिक को हम आगे यूज करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन में। देखिए क्या होता है कि सपोज कीजिए एक कोई प्रोडक्ट है, आप लगा लीजिए एक मोबाइल फोन है, ठीक है। मोबाइल फोन की मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई क्या वैल्यू है। मोबाइल फोन क्या होगा इसको, एक सेकंड, हाँ, मोबाइल फोन की वैल्यू क्या है? ₹100। ये जीडीपी है कंट्री की उस साल के लिए, ठीक है। अब ये जो है, ये जो अमाउंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट वैल्यू मतलब उस कंट्री के अंदर उस साल में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसकी सबकी वैल्यू मिला के है ₹100। एग्रीगेट वैल्यू क्या है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज?
जो सर्कुलर वे में चल रही है ना, मैंने आपको ऊपर सर्कुलर वे बताया ना, दिस इज फुल वॉट, दिस इज फुल सर्कल। यहां से चीजें चल रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। तो ये पूरे सर्कुलर फ्लो में जो चीजें चल रही हैं उनकी एग्रीगेट वैल्यू है 100 रुपीज, विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। तो इसको एनुअल वैल्यू को, इसको, इस फ्लो को मेजर कैसे किया जाएगा, इस जीडीपी को मेजर कैसे किया जाएगा? तो उसको मेजर करने के तीन तरीके। अगर हम इस एग्रीगेट वैल्यू की जो स्पेंडिंग है, इस स्पेंडिंग को मेजर करें, स्पेंडिंग मतलब ये एक्सपेंडिचर को मेजर करें, कितना स्पेंड हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द स्पेंडिंग, जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और फर्म्स वो रिसीव कर रही हैं। एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कर रहा है, कौन खर्चा कर रहा है? हाउस होल्ड। किसको कर रहे हैं? इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री इस एक्सपेंडिचर को रिसीव कर रही है। तो ये पूरी एग्रीगेट वैल्यू को जब हम लेके चलेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर, जब हम एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं स्पेंडिंग की, कितना स्पेंडिंग किया जा रहा है इकोनॉमी में, कितने पैसे खर्चे जा रहे हैं, किस किस चीजों में पैसे खर्चे जा रहे हैं, तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, वो मेथड जो है कैलकुलेट करने का जीडीपी, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये हमने एक्सपेंडिचर किया। ठीक है। तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अब एक्सपेंडिचर 100 रुपए का हो रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज भी तो 100 रुपए की ही दे रहे हैं। अगर आपसे 100 रुपए की, 100 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, तो आपको 100 रुपए का ही माल दिया जा रहा है ना। तो ये क्या है? ये गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं आपको, आपने खर्चा किया, उसके बदले आपको कुछ प्रोडक्ट मिला, मोबाइल फोन मिला। तो जब एग्रीगेट वैल्यू ली जाती है, एग्रीगेट वैल्यू ली जाती है किसकी? एग्रीगेट वैल्यू ली जाती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी फर्म प्रोड्यूस कर रही है। तो उस मेथड को हम कहेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। देखो यहां से भी 100 रुपया आ रहा है, जीडीपी अगर कैलकुलेट करोगे यहां से भी 100 रुपया आ रहा है। यही 100 रुपया इन्होंने इनको दिया, और यही 100 रुपया इन्होंने फिर से लेबर हायर करके उनको दिया। तो ये सर्कुलर चल रही है, सर्कुलर इकोनॉमी, इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। तो आप यहां से कैलकुलेट कर लो या आप यहां से कैलकुलेट कर लो, आना तो 100 रुपये ही है। तो देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स। मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड बताया, फिर मैंने आपको वैल्यू एडिड मेथड बताया। अब आती है इनकम मेथड। तो इनकम भी तो 100 रुपए की जा रही है भैया। इनकम भी तो आपने 100 रुपए की दी, जो वेजेस फैक्टर सर्विसेज के बदले में आपको जो हाउस होल्ड ने जो आपको सर्विसेज दी, उसकी पेमेंट भी तो आपने की, और वो पेमेंट भी तो 100 रुपए ही है। तभी तो उनके पास 100 रुपया आया खर्चने को। तो ये जो आपने किया, इसको हम कहेंगे इनकम मेथड। जब हम टोटल फैक्टर पेमेंट्स को, टोटल फैक्टर पेमेंट्स को मेजर करते हैं, उनका जो वैल्यू होता है उसको मेजर करते हैं। मतलब आपको कितनी पेमेंट की गई है, फैक्टर पेमेंट, टोटल फैक्टर पेमेंट कितनी की गई है आपकी इकोनॉमी में, तो उसको हम कहेंगे इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। इनकम मेथड, जीडीपी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन मेथड्स को भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये अभी आपको समझाने के लिए बता रहा था मैं। ठीक है। अब ये तो हमने देखा कि जब कोई हाउस होल्ड कुछ सेविंग नहीं कर रहा। ठीक है। अब यहां पे एक दूसरा केस आ जाता है, ये आप केस वन लीजिए, इसको केस वन, जहां पे नो सेविंग, देर इज नो सेविंग। ठीक है। अब आ जाइए केस टू पे। केस टू पे। ठीक है। केस टू में क्या हो रहा है कि स्पेंडिंग जो है, ऊपर पूरी 100 की 100 रुपए को स्पेंड किया जा रहा था, यहाँ स्पेंडिंग जो है वो 70 रुपए की जाएगी कंजप्शन के लिए। और जो बाकी 30 रुपए हैं उनको सेविंग के पर्पज के लिए रखा जाएगा। सेविंग होगी रुपीज 30 की।
और टोटल अर्निंग क्या है? विच इज आउट ऑफ टोटल अर्निंग, विच इज आउट ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ ₹100। आपने ₹100 अर्न किया, उसमें से 70 को स्पेंड किया, 30 को सेव कर दिया। ठीक है, डायग्राम हम ऊपर वाली ही फिर से यूज करेंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको, लेट्स ऐड वन पेज हियर। अभी ये आप इस पे ध्यान ना दें इसको, इसलिए मैं दूसरे पेज पे शिफ्ट कर दूंगा। इस पे ध्यान ना जाए अभी, ठीक है ना। अभी आप जो ध्यान है अपना इस पे रखिए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं फिर से इस डायग्राम को हमें बनाना है, तो ये फिर से हम यहाँ पे लेके आते हैं इनको। ठीक है, मैंने आपको पहला केस बताया जहां पे कोई सेविंग नहीं हो रही है। अब ये दूसरा केस है जहां पे सेविंग हो रही है। ठीक है, फिर से ये आपकी आ गई इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्री। और ये आपका आ गया हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर। गॉट इट। और इस केस में, इस सिनेरियो में क्या है कि आपको, आपने इंडस्ट्री को सर्विसेज दी, फैक्टर्स ने सर्विसेज दी। सर्विसेज किसको दी? इंडस्ट्री को। और इंडस्ट्री ने क्या किया? फैक्टर पेमेंट किया, आपको पेमेंट दिया उन सर्विसेज के बदले में। कितने का? ₹100 का, है ना। अब आपने क्या किया कि आपने, एक सेकंड, यहाँ पे 3 एरोज आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक्सपेंडिचर किया, स्पेंड किया, कितना? ₹70। और उसके बदले में, एक्सपेंडिचर आपने पैसे दिए और उसके बदले में आपको क्या मिला? यू गॉट गुड्स एंड सर्विसेज। ₹70 दिए हैं तो ₹70 की गुड्स एंड सर्विसेज मिली। अब आपने क्या किया यहाँ पे? आपने बैंक में अपना ₹30, बैंक भी तो एक इंडस्ट्री है, ₹30 अपना सेव कर दिया। जो बाकी बचा ₹30 आपने सेव कर दिए। तो अब ये जो ₹30 आपने सेव किए ना, ये कहाँ जाएंगे? तो आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज ली, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज ली, वो तो आपने कंजप्शन की, आपने कंज्यूम किए ना ₹70। तो कंजप्शन कितने की हुई? ₹70 की। और मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि जब आप सेव करेंगे तो उस सेविंग से क्या होगा? उस सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। उस सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। वो सेविंग बैंक्स जो हैं वो लेंड करेंगे इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्री उससे कैपिटल फॉर्मेशन करेगी, कैपिटल गुड्स बनाएगी। ठीक है, तो वो अब आपकी इकोनॉमी में ₹30 के कैपिटल गुड्स आ गए, कैपिटल फॉर्मेशन हो गई। अगर आप ₹60 बाय करेंगे और 40 बचाएंगे तो ₹40 की कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो जितना आप सेव करेंगे उतना जो प्राइवेट सेक्टर है वो, अभी हमने यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं लिया, एक्सटर्नल सेक्टर को नहीं लिया। आप ध्यान रखिए, ये 2 सेक्टर्स की इकोनॉमी है अभी। सिर्फ एंटरप्राइज इंडस्ट्री और हाउस होल्ड, मतलब इंटरप्राइज इंडस्ट्री होती है तो इंडस्ट्री और हाउस होल्ड की इकोनॉमी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो आपने सेव किया उससे इंडस्ट्री ने, उससे क्या आपकी जो फर्म्स हैं, आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है, उसने ₹30 से कैपिटल फॉर्मेशन किया, कैपिटल गुड्स बनाए ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। कैपिटल गुड्स क्यों बनाए? कैपिटल गुड्स मतलब आपने जो ₹30 बैंक को दिए, बैंक ने वो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बैंक के पास हाउस होल्ड ने ₹30 बैंक्स को दिए, बैंक्स ने वही ₹30 इंडस्ट्री में दिए। ये जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। इंडस्ट्री ने इस ₹30 का क्या किया? इस ₹30 से इंडस्ट्री चाहती है कि वो एक्सपेंशन करे। क्या करे? एक्सपेंशन करें, अपने बिजनेस को बड़ा बनाए। और उस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने कैपिटल गुड्स खरीदे, ज्यादा मशीन्स खरीदी,
ज्यादा एक नया प्लांट लगाया, एक नई मशीनरी खरीदी, एक नई बिल्डिंग बनाई, ताकि अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके इकोनॉमी। गॉट इट? तो ग्रेटर द सेविंग, greater will be the production of capital goods. Saving savings in the economy is directly proportional to formation of capital goods. Got it? Which is also called investment. इसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे ना, जब आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैसा डालेंगे, उसमें आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सेविंग किसके इक्वल होगी? सेविंग यहां पे किसके इक्वल होगी? इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। तो हायर द सेविंग, हायर द इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? इससे क्या पता चलता है कि अगर इकोनॉमी ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहती है फ्यूचर में, ज्यादा अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहती है, तो उसको कैपिटल गुड्स बनाने पड़ेंगे, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। और उसका मतलब क्या है? कि सेविंग ज्यादा होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने के लिए देयर शुड बी सेविंग्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़नी चाहिए। देयर शुड बी मोर सेविंग्स इन द इकोनॉमी। हायर द सेविंग्स, हायर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, एंड हायर विल बी द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। समझ आ गया ये सब? तो यहां से हमने केस वन देखा, जहां पे सेविंग नहीं कर रहे तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी। और यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इन द इकोनॉमी होता है। ठीक है? जब आप लेते हैं इकोनॉमी से, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज, और उनको फैक्टर पेमेंट देते हैं, और फिर इसी तरह से केस टू हमने देखा जहां पे सेविंग हो रही है, और फिर हमारा सर्कुलर फ्लो में बैंक्स इंक्लूड हो जाएंगे, बैंक्स आ जाएंगे। ठीक है? इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से क्या होता है, एक सेकंड, क्या हो गया ये, व्हाट इज दिस? हाँ, तो इसी तरह से क्या होता है, ये मैंने आपके सामने ग्राफ रखा। अभी हम टू सेक्टर, अभी तक हम दो सेक्टर्स का इकोनॉमिक सिस्टम देखते आ रहे थे, अब हम फोर सेक्टर्स का इकोनॉमिक या फाइव सेक्टर्स का इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन देखेंगे। आपका फाइव सेक्टर्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। सर्कुलर फ्लो किस तरह से होता है ज्यादा सेक्टर्स में। मतलब पहले हमने सिर्फ दो सेक्टर्स देखे, अब हम तीन सेक्टर देखेंगे, चार सेक्टर देखेंगे, पांच सेक्टर देखेंगे। कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, जहां पे आपका, आई वुड से, क्या आपका, क्या था, आपका सर्कुलर फ्लो चलता है इकोनॉमी में। ठीक है? जितने ज्यादा सेक्टर्स होंगे उतना ज्यादा वुड बी बेटर फॉर, आई वुड नॉट से एग्जैक्टली बेटर, बट इट वुड बी गुड फॉर एन इकोनॉमी, क्योंकि जितनी ज्यादा इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उतनी ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब हमने पहले पढ़ा सिर्फ हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बारे में। ठीक है? हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है, फर्म से लेता है। ठीक है? उसी से ये, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने यहां पे बताया, बैंक। ठीक है? सेविंग करेगा, सेविंग, सेविंग को इन्वेस्टमेंट बना के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फर्म्स लेंगी उसी सेविंग को। उसी सेविंग को बैंक जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वही सेविंग से फर्म्स जो है उसे इन्वेस्टमेंट लेंगी। गॉट इट? इस सेविंग से फर्म्स क्या करेंगी? अपने जी अपने ऑपरेशंस को बढ़ाएंगी। ठीक है? अब इसके बाद एक गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट भी फर्म से परचेज करती है। ठीक है? गवर्नमेंट भी तो फर्म से परचेज करेगी ना, प्राइवेट फर्म से। तो गवर्नमेंट परचेज करेगी तो गवर्नमेंट फर्म्स को पैसा देगी। इट इज गिविंग, फर्म्स को पैसा देगी। ठीक है? गवर्नमेंट जब बोरो करेगी तो बैंक से पैसा लेगी। बैंक से पैसा लेती है ना गवर्नमेंट, जब अपनी, ये हम आगे बढ़ेंगे, जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेचती है, जीसेक बोलते हैं उसको, उससे पैसा रेज करती है, तो बैंक से भी तो लेती है पैसा फिर। जिस तरफ एरो है ना उस तरफ पैसे जा रहे हैं। हाउस होल्ड ने पैसे दिए सेव करने के लिए,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पैसे दिए फर्म्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट ने परचेजेस किए फर्म से पैसा दे के उनको, और गवर्नमेंट ने फिर फर्म से टैक्सेस भी लिए, टैक्स भी तो लगा दिया, कॉर्पोरेट टैक्स होना है, ठीक है। फर्म्स, जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने पहले ये वाला एरो देखिए, फर्म्स ने इनकम दी हाउस होल्ड को, क्योंकि हाउस होल्ड जब अपनी सर्विसेज देता है फर्म को, तो फर्म क्या करती है, सैलरी देती है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड इसी सैलरी से कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन करेगा जब इधर से खरीदेगा इनको पैसा दे के, ठीक है, तो यहां से कंजम्पशन करेगा। गवर्नमेंट ने टैक्सेस लिए, बोरिंग की, और फिर ट्रांसफर्स किए हाउस होल्ड को। ट्रांसफर्स क्या होता है, जब सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, ठीक है, जब आपको पता होगा सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, या मिलती थी पहले, जो भी है अभी मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, जब अलग अलग वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाती हैं तो पैसा देती हैं गवर्नमेंट हाउस होल्ड में, तो वो ट्रांसफर गवर्नमेंट करती है। तो इस तरह से ये एक जाल बुना हुआ है। अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे होता है, हमारी हमारा देश कनेक्टेड, तो जब हम करते हैं बोरोइंग, अब्रॉड से भी तो करते हैं, अब्रॉड से भी तो बोरो करती है हमारी गवर्नमेंट, ये बोरोइंग जब अब्रॉड से आएगी तो बैंक्स के पास आती है, और फिर यही बैंक्स यही बोरोइंग्स को, यही उधार को आगे गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते हैं, है ना। अब हाउस होल्ड इंपोर्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, बाकी दुनिया जो है, वो एक्सपोर्ट करती है हमारी फर्म्स को। तो समझ रहे हैं, ये सब चीजें क्या है, इसी से क्या आती है, इसी से टोटल इनकम निकलती है, टोटल प्रोडक्शन निकलती है, जीडीपी निकलती है, ठीक है। तो यही हमारा 4 सेक्टर 5 सेक्टर, पहले तो हम बस ये 3 सेक्टर पढ़ रहे थे, पहले हमने ये 2 सेक्टर पढ़े, फिर हमने तीसरा सेक्टर इंट्रोड्यूस किया, फिर चौथा सेक्टर होता है गवर्नमेंट को इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। दिस इज एक्सटर्नल सेक्टर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से इकोनॉमी का एक फ्लो चलता है, एक सर्कुलर फ्लो चलता है, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन थे, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड जो हैं वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं, फैक्टर सर्विसेज पता है ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सर्विसेज दी जाती हैं, और फर्म्स उनको पेमेंट करते हैं, फिर उन्हीं फैक्टर्स की पेमेंट की जाती है, विच इज नोन एज फैक्टर पेमेंट्स। तो इसी से आपका पूरा गुड्स एंड सर्विसेज का पाथ मैंने बता दिया आपको, किस तरह से होता है, पेमेंट की जाती है। तो ये 2 सेक्टर मॉडल है। देन कम्स 3 सेक्टर मॉडल, हमने देखा 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में फर्म्स और हाउस होल्ड, फर्म है हाउस होल्ड है, उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी, है ना। अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो कलेक्ट करती है रेवेन्यूज, टैक्सेशन करती है ना, टैक्स लगा के रेवेन्यू कलेक्ट करती है, फाइन से कलेक्ट करती है, अलग अलग रिसोर्सेज है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो ये हाउस होल्ड से भी लिए जाते हैं, और फर्म से भी टैक्सेस लिए जाते हैं, आप और मैं भी देते हैं टैक्स, और कॉर्पोरेट्स भी देते हैं टैक्स, है ना। और फिर गवर्नमेंट इन्हीं रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर भी करती है। एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में करती है, सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशंस, एक्सेट्रा। तो ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, ये आ जाता है आपका 3 सेक्टर मॉडल। फिर उसके बाद हमने देखा वी सॉ 4 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। इसमें 3 तो डोमेस्टिक हैं, 3 डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, वो क्या है, फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ एक जो एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल वर्ल्ड, है ना। अब इन 3 सेक्टर्स की तो हमने देख ली क्या क्या ये करते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से किस तरह करती है। एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है बोरो करता है, या फिर लेंड करता है, मतलब या तो उधार लेता है या देता है, ठीक है। हम जैसे श्रीलंका को भी तो देते हैं उधार,
श्रीलंका को दिया, बांग्लादेश को दिया, मलेशिया को दिया। इनको हमने एड्स और आर्म्स दिए। ALMS, नॉट ARMS, ठीक है। आर्म्स मतलब सहायता की इनकी, इनको मुश्किल के टाइम पे इनको पैसा दिया। तो गवर्नमेंट दे भी तो रही है और बोरो भी करती है गवर्नमेंट, ठीक है। फर्म्स क्या करती हैं एक्सटर्नल सेक्टर के साथ? एक्सपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट भी करती हैं, है ना। और हाउस होल्ड्स भी इन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। लेबर सर्विसेज को आपके, आपने देखा होगा, हम जैसे हमारे आस पड़ोस में कोई एग्जांपल होगी, जब इनका बेटा फॉरेन में काम कर रहा है, इनकी बेटी फॉरेन में पढ़ाई कर रही है या काम कर रही है, तो क्या है वो, हम हाउस होल्ड भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल सेक्टर के साथ। तो इस तरह से ये तीनों सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर्स जो हैं, ये एक्सटर्नल सेक्टर के साथ, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ भी फोर सेक्टर मॉडल में इंटरेक्ट करते हैं। और यही इंटरेक्शंस को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी, विच वाज आवर टॉपिक। सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी, गॉट इट। तो इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? तो क्या होता है ना, जब हमने अपनी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन किया, उसको मेजर करना होता है, मेजरिंग ऑफ प्रोडक्शन। हमारी इकोनॉमी में कितने वैल्यू क्रिएट की, हमारी इकोनॉमी में एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी वैल्यू क्रिएट की, उन उनको अलग अलग एग्रीगेट्स के थ्रू हम जानते हैं, उनको अलग अलग एग्रीगेट्स के थ्रू मेजर करते हैं। और इन एग्रीगेट्स, ये जो एग्रीगेट्स क्या हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम मतलब हमारे देश की कितनी इनकम है, उसको अकाउंट करना है ना आपने, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फिजिकल ईयर में। तो उसको अकाउंट करने के लिए अलग अलग एग्रीगेट्स है हमारे पास। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इन्हीं की मदद से हम निकालते हैं नेशनल इनकम, है ना। अब ये मेजरमेंट चाहिए क्यों, हम क्यों मेजर करते हैं, वाई दिस मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। हमने क्यों पूरे देश की आमदनी को मेजर करना है, प्रोडक्शन को मेजर करना है, नेशनल इनकम को मेजर करना है, व्हाई दिस मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। ताकि हम देख सकें कि कितनी ग्रोथ हुई है हमारी इकोनॉमी में। ग्रोथ किसकी, प्रोडक्शन की, ग्रोथ इन प्रोडक्शन। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, उसको जानने के लिए हम ये मेजरमेंट करते हैं। और ये मेजरमेंट की जाती है फॉर कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करते हैं अपने साथ ही, दूसरी कंट्रीज के साथ भी ओवर द टाइम, ठीक है। कि ये कंपैरिजन, हमारी जीडीपी पहले, हमारी नेशनल इनकम पहले क्या थी, अब क्या है, बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग हम कितना आगे चल रहे हैं या उनसे पीछे चल रहे हैं। उसके बाद हम जो पॉलिसीज ला रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं देश के लिए, देश की जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं, क्या वो पॉलिसीज सही जगह काम कर रही हैं, उनका कोई इम्पैक्ट हो रहा है, उसके लिए भी ये मेजरमेंट की जाती है। कि हमने पिछले साल पॉलिसीज बनाई थी इसको बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, क्या वो पॉलिसीज काम कर रही हैं, क्या ग्रोथ बढ़ी, क्या प्रोडक्शन बढ़ी, क्या हमारी जीडीपी बढ़ी, क्या हमारी नेशनल इनकम बढ़ी। तो फॉर दैट मैटर नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड, इट इज डन। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जीडीपी के बारे में हम सबसे पहले बात तो करेंगे, बट उससे पहले आई होप आपको नेशनल इनकम का जो है
मैंने आपको आइडिया दिया, वो समझ आ गया होगा। इनकम इंडिकेटर है। इनकम से क्या इंडिकेट होता है, हमने नेशनल इनकम इंडिकेट करनी है ताकि हम देखें हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है ना। एक कंट्री की डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे क्या जो है परफॉर्मेंस है, क्या इनकम है। तो उसके लिए मैंने जो आपको सब बताया ताकि ग्रोथ को मेजर कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, इम्पैक्ट देख सकते हैं पॉलिसीज का, और दैट नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड। नाउ इसमें मैंने आपको अलग अलग एग्रीगेट्स बताए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, है ना। अब इन एग्रीगेट्स के ऊपर बात करते हैं, ये एग्रीगेट्स क्या होते हैं और क्यों रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये एक टेरिटोरियल या जियोग्राफिक कॉन्सेप्ट है। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझिए। ये एक ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट है। और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट शुरू करवाया ना, नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू जीडीपी, बिल्कुल आसान है। आप बस ये वीडियो देखिए और कहीं मत जाइए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान से समझ आएगा। मैं बताऊंगा आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो, आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। समझ नहीं, याद हो जाएंगी। दैट्स माई गारंटी। ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफिक मतलब ज्योग्राफी के अंदर, इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, वो चीजें आपको समझ आएंगी जीडीपी से। ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी के अंदर क्या हो रहा है। इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में आए हैं, उन सब की वैल्यू जो कहाँ पे है, विच हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड, जो मैन्युफैक्चर हुई हैं कहाँ पे, इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, और किस समय, इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वार्टरली भी कैलकुलेट की जा सकती है, क्वार्टरली भी कैलकुलेट की जा सकती है, ये हाफ ईयरली भी कैलकुलेट की जा सकती है। ऐसे नहीं है कि आपको साल के लिए देखनी है, ठीक है। ये होता है। इसकी कैलकुलेशन में देखते हैं आप, हमने बात तो कर ली जीडीपी क्या होती है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेशन में ना इंटरमीडियरी गुड्स मैंने आपको बताए थे, इंटरमीडियरी गुड्स जो कि अभी अपने फाइनल पोजीशन में नहीं है, तो इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड। फाइनल गुड्स, हमने क्या कहा, फाइनल 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 गुड्स, ध्यान रखिए इस चीज का। तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे। अगर आपने कोई चीज खरीदी, उसको बेच दिया फिर से सेकेंड हैंड, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें से अगर कोई कमीशन आएगी ना, उसको कंसीडर करेंगे। जैसे आपने घर बनाया, उसको किराए पे डाला आपने, ओल्ड राजेंद्र नगर, ORN, दिल्ली जाते हैं आप, यूपीएससी कोचिंग देखा होगा, अगर आप कहीं सौभाग्य हुआ होगा, या आई वुड से सौभाग्य, क्या सौभाग्य ना ही हुआ होगा तो वहां नहीं जाएंगे आप, ये जा भी सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है और कुछ ज्यादा अच्छी बात भी नहीं है। देर आर, ऐसा नहीं है कि ओल्ड राजेंद्र नगर से ही आप कोचिंग लेके निकल सकते हैं, आईएएस या केपीएस, जेकेपीएस और व्हाट्सएवर। लेकिन अगर आपको वहां जाने का मौका मिले, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, तो मैं उनसे मिलने गया था, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे लोगों ने, जो रहते थे वहां पे अपने घर छोड़ के, उन्होंने किसी ऐसी जगह पे मकान बना लिए हैं जो कि इतनी डेवलप्ड जगह नहीं है, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स में अपने मकान बना लिए हैं। और जो अपने एंसेस्ट्रल होम्स थे, मतलब जहां वो ओरिजिनली रहते थे ओल्ड राजेंद्र नगर में, उनको रेंट के लिए उन उन पे तीन तीन चार चार पांच पांच फ्लोर बना के खड़े करके
छोटी सी प्रॉपर्टी में या जिसके पास बड़ी है तो बड़ी सी प्रॉपर्टी में सबको किराए पे चढ़ा दिया। इनकम है भाई, 15-15, 20-20, 25-25 हजार छोटे छोटे रूम का किराया। क्यों? क्योंकि सबको ओल्ड राजेंद्र नगर, सबको राजेंद्र नगर में, सबको जाके वहां पे पढ़ाई करनी है, आईएएस वहीं से बनना है ना। तो वहां पे क्या होता है, ब्रोकर्स होते हैं। फिर अब वो लोग तो दूर रह रहे हैं, वो तो रोज यहाँ पे आके राजेंद्र नगर आके तो अपना मकान की एडवर्टीजमेंट करेंगे नहीं कि आओ मेरे मकान में रहो, इसको रेंट करो। तो वहां पे ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स का काम ये है कि जो लोगों की प्रॉपर्टी रेंट के लिए लिस्टेड है कि यहाँ पे रेंट लगाना है, रेंट पे लोगों को लाना है यहाँ पे, तो वो काम देखेंगे ब्रोकर्स। ब्रोकर जो है वो जो मालिक है उसके घर पे लाएंगे किराएदार, और मालिक से किराएदार लाने की कमीशन ले लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि किराया वहां से आ रहा है, या आपने कोई मकान बेचा है, तो रीसोल्ड अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं, इफ यू आर रीसेलिंग द गुड और द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का केस तो चलो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो दूसरी चीज होती है, तो रीसेलिंग में आप वो नहीं कर पाएंगे उसको कैलकुलेट, बट कमीशन जो होती है ना, उसको ब्रोकर की जो कमीशन है, उस कमीशन को आप काउंट करेंगे। ठीक है। देन देयर आर ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है, मैंने आपको बताया सोशल सिक्योरिटी कल पढ़ाया था। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, आपको पेंशन वेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद। वेलफेयर पेमेंट होती है, जैसे कोई विमेन है या कोई अ, छोटे पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको कोई वेलफेयर के लिए पेमेंट की जाती है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। गॉट इट? इन चीजों को काउंट नहीं किया जाएगा। देन इसको ऊपर लिखना चाहिए हमें। देन वी हैव मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, ये तो हमने देखा जीडीपी क्या है। अब हम देखेंगे जी जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करना है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो मैंने आपको ऊपर अच्छे से बताया कि देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जो कि क्या है? आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड, जिसको आपने ऊपर क्या कहा था, प्रोडक्ट मेथड कहा था ना। कहाँ लिखा था मैंने? एक तो इतना कहाँ गया? जीडीपी अभी देखा था हमने ऊपर, वेयर आई टोल्ड यू अबाउट इट। हाँ, ये एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आपके पास दूसरा मेथड आता है। दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस वाज द फर्स्ट वन। देन कम्स द सेकंड वन। दूसरा मेथड क्या है? इनकम मेथड। इनकम मेथड for calculation of GDP. Then there comes third method, which is expenditure. Expenditure method of calculating GDP. तो कुछ मुश्किल नहीं है, तीनों आसान है। मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था क्या ये तीनों मेथड्स क्या क्या इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब हम स्पेंडिंग की एग्रीगेट वैल्यू देखते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड है कि कितनी स्पेंडिंग हुई है टोटल हमारी जीडीपी में, हम एक साल में हमारी जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मेथड देखेंगे, उनकी वैल्यू देखेंगे, तो दैट इज प्रोडक्ट मेथड। और हम फैक्टर पेमेंट की, हमारे फैक्टर्स में कितनी पेमेंट हुई है पूरे साल में, वो देखेंगे, तो दैट वुड बी इनकम मेथड। ठीक है। तो आउटपुट मेथड क्या होगा? टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है कंट्री में, उसमें से आप इंटरमीडियरी गुड्स को अगर माइनस कर देंगे, तो दैट वुड गिव अस जीडीपी। टोटल आउटपुट से जो आपकी कंट्री में टोटल आउटपुट आया है एक साल में, उसमें से आप
क्या कर देंगे माइनस? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? आपका जीडीपी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ना मैं आपको ऊपर और बताऊं, ये मेरे को अभी याद आई कि डोमेस्टिक, मैंने आपको क्या बताया, ये ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट है। ये किसको देखता है? ये टेरिटरी को देखता है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी को देखता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है इंडिया की? एक तो इंडिया का अपना लैंड और सी बाउंड्रीज, उसके बाद इंडिया के एयरप्लेन्स और शिप्स जो इंडियन रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनली, इंडिया के ऑयल प्लेटफॉर्म्स, गैस रिग्स जो इंडिया रेजिडेंट इंडिया के जो कर रहे हैं, जैसे ओएनजीसी है इंडिया की एक कंपनी, ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन। तो वो जो ऑपरेट कर रही है बाहर की कंट्रीज में, हम बाहर की कंट्रीज में तेल निकाल रहे हैं, तो ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन जो है हमारा, क्रूड ऑयल निकाल रहा है, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? वो इंडिया के लोग कर रहे हैं ना बाहर जाके। तो वो भी इंडिया की जीडीपी, वो भी इंडिया की टेरिटरी में आता है। इंडिया की एम्बेसी जो है बाहर दूसरे देशों में, वो भी तो इंडिया की टेरिटरी है। और इंडिया में जो बाकी एम्बेसीज हैं वो उनकी टेरिटरी है। जैसे इंडिया में अगर यूएस की एम्बेसी है तो वो यूएस की टेरिटरी है। वैसे ही यूएस में जो इंडिया की एम्बेसी है, इंडिया को कॉन्सुलेट है, वो इंडिया की टेरिटरी है। तो वो भी इंडिया की जीडीपी में आएगा, वो सब जीडीपी में आएगा। गॉट इट? गुड। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जीडीपी हमारा, अगर हम इससे देखेंगे आउटपुट मेथड से, एक्सक्यूज मी, हाँ, या प्रोडक्ट मेथड इसको कहते हैं, तो वो क्या होती है? टोटल आउटपुट को हम ग्रॉस वैल्यू आउटपुट भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट भी कहते हैं। उसमें से हम इंटरमीडिएट माइनस कर देते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर देंगे तो आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ये सब मार्केट प्राइस पे हो रहा है। ये मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन चलिए, आप जब मैं आपको मार्केट प्राइस समझाऊंगा, फैक्टर कॉस्ट समझाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा। तो आप अभी बस ये सुनिए कि टोटल आउटपुट को ग्रॉस वैल्यू आउटपुट भी कहा जाता है। इसमें से हम इंटरमीडिएरी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो नहीं, एक सेकेंड। टोटल आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट जो होता है उसमें से ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है, अलग अलग कंपनीज का आउटपुट आप पकड़ेंगे। ठीक है, फर्म ए का, फर्म बी का, कंपनी ए का, तो वो अलग अलग आउटपुट आप पकड़ेंगे। ठीक है, तो वो सब मिलके ना क्या होगा, आपका टोटल आउटपुट बनाएगा। उस टोटल आउटपुट में से आपने इंटरमीडिएट आउटपुट माइनस करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर, ये मैं अलग से समझाता हूँ आपको, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में से आप इंटरमीडिएरी गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करेंगे ना, तो आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा। ये मार्केट प्राइस पे हो रहा है सब। ठीक है, अब ये एक फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड आया, फर्म, एक फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा। अच्छे से साफ साफ लिख देता हूं मैं, ये एक फर्म का आया। इस तरह से आप कंट्री की अलग अलग फर्म्स का निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, और फिर उन जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जीडीपी। ठीक है, और फिर हम देखेंगे उससे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको ऊपर बताऊंगा, आगे बताऊंगा नेशनल इनकम। तो आप अभी के लिए याद रखिए, टोटल आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करेंगे, आपका आउटपुट प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड मैंने आपको बताया, इनकम मेथड में क्या होती है कि फैक्टर पेमेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, जो हमने प्रोडक्शन के फैक्टर्स बताए थे, उनकी जब पेमेंट की जाती है, उनकी जब पेमेंट्स की जाती हैं, उन सारी पेमेंट्स को एग्रीगेट किया जाता है। मतलब लैंड की रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, और आपका एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, इन सब चीजों को जब आप प्लस करेंगे
तो वो आपका आ जाएगा इनकम मेथड से जीडीपी, जीडीपी फ्रॉम इनकम मेथड, है ना। तो दैट वुड बी सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। क्या होगा ये? सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। फैक्टर मैंने बताया था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद आपके आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या है ये सब? क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स। ये फर्म्स ने किस किस तरह का एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओ सॉरी, कंजम्पशन तो हाउस होल्ड करेंगे, आई एम सो सॉरी, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने कितना कंज्यूम किया, उसके लिए पैसा खर्चा, कंज्यूम करने के लिए, तो उन्होंने जितना सारा कंजम्पशन किया उसको प्लस करेंगे। एक्सपेंडिचर, खर्चा, ठीक है, इसमें सबका खर्चा लेना है हमने। हाउस होल्ड का खर्चा आ गया, उन्होंने कितना कंज्यूम किया। फर्म्स कैसे खर्चा करती हैं? फर्म्स इन्वेस्टमेंट करके खर्चा करती हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स, इनका खर्चा आ गया फर्म्स का। जी से आपका आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर करती है, सब्सिडीज देती है, टैक्स एग्जम्पशंस देती है, ठीक है। फिर एक्स माइनस एम आ जाएगा, हम जो टोटल अपना ट्रेड बैलेंस लेके चलते हैं, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे, तो हमारा अच्छे से नहीं आ रहा यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा ऑन नेट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेड बैलेंस, ठीक है। ये सारे एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं, फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बताया, हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर देख लिया, फर्म्स का एक्सपेंडिचर हमने इन्वेस्टमेंट के रूप में देख लिया, गवर्नमेंट का हमने एक्सपेंडिचर देख लिया, और एक्सटर्नल सेक्टर का हमने एक्सपेंडिचर देख लिया। नेट ट्रेड बैलेंस जो आता है एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से माइनस करके, हमने कितना बाहर भेजा सामान और बाहर से कितना सामान अंदर लाए बाहर की कंट्री से, उसको जब माइनस करेंगे एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को, अगर हमारा एक्सपोर्ट बड़ा है इंपोर्ट से, तो हमारा फेवरेबल ट्रेड बैलेंस है, मतलब हम बाहर ज्यादा बेच रहे हैं, बाहर से कम ला रहे हैं, तो वो अच्छी चीज है। अगर हम ज्यादा बाहर से ला रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो हम बिजनेस कम कर रहे हैं ना, तो वो खराब चीज है। तो जब ये चीज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स पॉजिटिव होता है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर से कम ला रहे हैं, तो वो नेट ट्रेड बैलेंस, फेवरेबल ट्रेड बैलेंस होता है, वो अच्छी चीज होती है। तो वो एक्सटर्नल सेक्टर में हम खर्चा कर रहे होते हैं, तो वो एक्सटर्नल सेक्टर का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, फर्म्स का खर्चा और हाउस होल्ड का खर्चा, इन सबको मिला के जब लाते हैं, तो वो हमारी जीडीपी बनती है बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप ये सब आपको क्लियर है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं हम इनको, क्या कहते हैं इनको? नेट एक्सपोर्ट्स। इसको नेट एक्सपोर्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे तीन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, है ना। अब मैंने आपको जीडीपी बताया क्या है, जीडीपी का आपको बताया किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और कैलकुलेशन के मैंने आपको तीन मेथड्स बताए, ठीक है। दिस ऑल कम्स अंडर जीडीपी, दिस ऑल कम्स अंडर जीडीपी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके कुछ जीडीपी कैलकुलेशन के कुछ, there are certain advantages, then there are certain disadvantages। ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसको कैलकुलेट, जैसे सबसे बड़ी इसका डिसएडवांटेज है ना, कि ये इनकम इनइक्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बताती। जीडीपी इनकम इनइक्वालिटी के आप ये तो बता देंगे आपकी इनकम कितनी है कंट्री में, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि किसके पास कितनी है, अमीरों के पास ज्यादा है वेल्थ, गरीबों के पास कम होती जा रही है।
तो इनकम इनइक्वालिटी के बारे में आप नहीं बताएंगे। अगर आपकी जीडीपी ज्यादा है, इफ योर कंट्री हैज हायर जीडीपी, उसका मतलब ये नहीं है कि बेनिफिट्स सबको मिलते जा रहे हैं। बेनिफिट्स अमंग ऑल। हो सकता है कि ज्यादा जीडीपी का बेनिफिट एक छोटा कम कम लोग ले रहे हैं, ज्यादा लोगों को उसके हायर, आपने ग्रोथ तो कर दी लेकिन आपकी ग्रोथ का बेनिफिट मिला ही नहीं सबको, है ना। अब आपने ग्रोथ तो करी, आपने प्रोडक्शन तो आपकी इंक्रीज करी, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई, लेकिन आपने उसके लिए एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया, वो चीज की कैलकुलेशन जीडीपी थोड़ी करके बताएगा, है ना। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद एक आपका इसमें पोटेंशियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम परफॉर्मेंस इकोनॉमी की किस पे मेजर करते हैं, जीडीपी के टर्म्स में, है ना। अब हम देखते हैं कि जीडीपी में आपकी कंट्री में मैक्सिमम आउटपुट कितना आ सकता था, आपने जितना किया वो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना आ सकता था जो पॉसिबल था। आपने, आपके पास आप, हम एक कंपनी का लेके चलते हैं, ठीक है, आप उसको कंट्री का समझिएगा। एक कंपनी में 10 मशीनें हैं, वो 10 मशीनें 100 प्रोडक्ट बना सकती है, 100 जूते बना सकती है एक साल में, लेकिन आपने बनाए सिर्फ 80, 80 बनाए आपने। आप बना तो 100 सकते थे, तो आपका पोटेंशियल, आपकी जीडीपी तो 80 है, लेकिन आपका पोटेंशियल तो 100 का था ना। दैट इज पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या मेजर करती है? पोटेंशियल जीडीपी मेजर्स मैक्सिमम लेवल या हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट जो कि पॉसिबल है इकोनॉमी में, ठीक है, उसको मेजर करती है पोटेंशियल जीडीपी। मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताए, इंपॉर्टेंस बताई कि क्यों पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज करते हैं इसको, आउटपुट गैप देखने के लिए यूज करते हैं इसको, रियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी। वो मैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फैक्टर्स, देयर आर फैक्टर्स इफेक्टिंग पोटेंशियल जीडीपी, जैसे इन्फ्लेशन हो गया तो पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी मैंने आपको बताया कि क्या होती है, लेकिन पोटेंशियल जीडीपी में पहुंच नहीं सकते कभी कभी कंट्रीज या मोस्ट एरियाज में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। आपकी पोटेंशियल तो है 100 जूते बनाने की, लेकिन आपके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, आपने इतने लोग ही नहीं एम्प्लॉय किए अपनी इकोनॉमी में कि आप 100 जूते बना सके। आपने 80 बनाए क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट ही कम है, और एम्प्लॉयमेंट जो है उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, उनकी लो प्रोडक्टिविटी है। एक इंसान को 10 जूते बनाने हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो 5 ही बना रहा है, वो 7 ही बना रहा है, ठीक है। अच्छा, आपकी प्रोडक्टिविटी सब कुछ सही है, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास मशीनें ही नहीं है। बना तो सकते हैं आप, लेकिन आपके पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वो बनाने का। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो पोटेंशियल जीडीपी को मेजर करते, अफेक्ट करते हैं। जीडीपी के मैंने डिसएडवांटेजेस बताए आपको, मेथड्स बताए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलेंगे कि जीडीपी से पहुंचा कैसे जाता है नेशनल इनकम तक, ठीक है। जीडीपी से किस तरह से आपका नेशनल इनकम तक पहुंचा जाता है, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे पहले जीएनपी, ग्रॉस, बताया था ना मैंने, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट था, ये नेशनल कॉन्सेप्ट है, ये नेशनल कॉन्सेप्ट है। जीडीपी में आपने अपनी इंडियन टेरिटरी के अंदर जो जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपने काउंट किया, ठीक है। जीडीपी में आपने जो जो अपनी इंडिया की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है आपने उसको कंसिडरेशन में लिया। जीएनपी में हम प्रोडक्शन लेते हैं जो कि इंडियन रेजिडेंट्स ने की है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो, चाहे वो इंडिया के बाहर रह रहे हो। इंडियन रेजिडेंट्स चाहे वो बाहर भी रह रहे हैं फॉरेन कंट्री में, लेकिन उनका भी नेशनल है ना, तो इंडियन नेशनल जो है, जो इंडिया का रेजिडेंट है, उसने कितनी कमाई की है वो जीएनपी में आएगा, ठीक है। फैक्टर इनकम, जो इनकम होती है, जो इनकम आती है
कंट्री में उसका आउटफ्लो भी होता है। कुछ लोग इंडिया में रहते होंगे जो बाहर गए हैं, तो वो अपनी सैलरी तो अपने घर पे भेजते होंगे ना बाहर, ठीक है, तो वो आउटफ्लो, वो बाहर चली गई इनकम। लेकिन इंडिया के भी कुछ लोग फॉरेन कंट्री में हैं जो अपनी सैलरी यहाँ पे भेजते हैं इंडिया में, वो इनकम का इनफ्लो है, वो इंडिया के पास आ रही है। लेकिन इसलिए हम जीएनपी को लेके चलते हैं कि यही इनफ्लो और आउटफ्लो को मेजर करने के लिए वी नीड जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? इट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपने अब्रॉड से, फॉरेन कंट्री से आपकी कितनी इनकम आई है, ठीक है। अब वो इनकम अपने एम्प्लॉयज ने भेजी है, आपके एम्प्लॉयज की प्रॉपर्टी से वो इनकम आई है, आपके इंडिया के रेजिडेंट्स के एम्प्लॉय हैं बाहर, उनकी एम्प्लॉयमेंट से वो आई है, उनकी प्रॉपर्टी से आई है, उनकी अर्निंग्स जो हैं, जो रेजिडेंट कंपनीज हैं अब्रॉड में, इंडियन कंपनीज अब्रॉड में जो फॉरेन में जो ऑपरेट कर रही हैं, उनकी अ, जो उन्होंने कमाया, वो कमाई यहाँ इंडिया में आ रही है। तो जीएनपी क्या है? दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स। अब वो रेजिडेंट सिटीजन्स भी हो सकते हैं, उनकी एंटिटीज भी, जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, कंपनीज भी हो सकती है। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, आप इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन आप अब्रॉड रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, और वहां जाके इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, तो उसको जीएनपी में ऐड करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ के जो लोग बाहर हैं, जीडीपी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, जीडीपी डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, वो दैट डजेंट मैटर कि इंडिया का बंदा कर रहा है या कोई फॉरेन की कंपनी आगे कर रही है, कोई फॉरेनर कर रहा है, लेकिन इंडिया में हो रहा है ना, तो वो जीडीपी है। जीएनपी में जीडीपी आता है, और जीडीपी के साथ एनएफआईए आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का मतलब है इंडिया का बंदा जो अब्रॉड में जाके कमाई कर रहा है, वो कमाई इंडिया का बंदा कर रहा है ना, तो वो नेशनल कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया का नेशनल, वो ही इज अ नेशनल ऑफ इंडिया और शी इज अ नेशनल ऑफ इंडिया। तो चाहे इंडिया की टेरिटरी में नहीं है, लेकिन इंडियन है, तो उसकी कमाई काउंट होती है जीएनपी में, ठीक है। जीएनपी में इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया, इसको प्लस करेंगे। एनएफआई की बात करो, और इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, उसको माइनस करेंगे। समझ गए? इंडिया में जो इंडिया के लोग जो हैं, वो अब्रॉड में हैं, कमाई कर रहे हैं, उस उनकी कमाई को जीएनपी में प्लस किया जाएगा, नेट फैक्टर इनकम, एनएफआईए मैंने आपको बताया ना, उसमें उस कमाई को प्लस किया जाएगा। और इंडिया में जो फॉरेन के लोग रह रहे हैं, फॉरेन के लोग इंडिया में जो यहाँ आके सैलरीज ले रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे। नेशनल ने अपने बंदों को लेना है ना, तो फॉरेनर्स को माइनस कर देंगे, फॉरेनर्स की इनकम को, और इंडिया की इनकम जो फॉरेनर में बन रही है उसको प्लस कर लेंगे। दैट वुड बी जीएनपी। जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गॉट इट? इससे अच्छे से नहीं समझाया जा सकता। आई होप आप तक मेरे एफर्ट्स पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये आता है जीएनपी। तो जीडीपी में आप एनएफआईए प्लस कर देंगे, आपका जीएनपी बन जाएगा। अब जीएनपी के बाद आता है आपका क्या? एनएनपी। एनएनपी, एनएनपी क्या है भैया? एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल
प्रोडक्ट। अब क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट में? जब आप अपनी जीएनपी से, मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया था क्या होता है, बताया था ना। डेप्रिसिएशन होता है जो आपके एसेट्स में विद टाइम उनकी वैल्यू गिर जाती है। आपने फोन लिया आज 1 लाख का, 1 साल बाद वो 50,000 का होगा, 60,000 का होगा, तो वैल्यू गिर गई ना, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं ना, तो हमारा एनएनपी आ जाता है। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। और जीएनपी हमने ऊपर क्या लिखा था, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। ठीक है, जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन, ऊपर से लेके लिख लिया नीचे। जीएनपी की हमने ये वैल्यू उठा के, जीएनपी की ये वैल्यू उठा के हमने यहां रख दी। तो एनएनपी आप लिख सकते हैं, एनएनपी आप लिख सकते हैं जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर जीएनपी की वैल्यू डाल लीजिए ना जो ऊपर हमने निकाली, जीडीपी प्लस एनएफआईए, जीएनपी की जगह वो लिख दीजिए और माइनस डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी इस तरह से भी निकाल जा सकती है, इस तरह से भी निकाल जा सकती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन निकाल दो, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, नेट आ जाएगा। ग्रॉस होता है टोटल, नेट होता है कि टोटल में से आपने कुछ निकाल के उसको, जो लॉस वैल्यू में आया ना, डेप्रिसिएशन क्या होती है, लॉस ऑफ वैल्यू। तो वो जो लॉस आया ना उसको निकाल दिया आपने, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, सही वैल्यू आ जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। तो वो एक अच्छे से, मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं चीजों को। ठीक है, सिमिलरली एनडीपी क्या है, सिमिलरली एनडीपी क्या है, एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो नेट का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। समझिए, नेट का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस करोगे ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जब आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। एनएनपी में से जीएनपी, एनएनपी अगर निकालना है तो जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनडीपी निकालना है तो जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस करो। एज सिंपल एज दैट, इसमें क्या मुश्किल है। आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है आपने, आपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। जो टर्म है ग्रॉस से आपको नेट में आना है तो आपको बस उसी टर्म में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी से करो, एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी से करो। डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो ग्रॉस से नेट में पहुंच जाओगे। क्या मुश्किल है इसमें? गॉट इट? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। ठीक है, नहीं होगा तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। तो हमने पढ़ लिया जीडीपी, हमने जीडीपी हमने बोला ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। हमारी ज्योग्राफी में जो प्रोडक्शन हुआ होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ज्योग्राफी हमारी टेरिटरी में, अब वो टेरिटरी इधर भी है, अब्रॉड में भी है। अब्रॉड में जो कॉन्सुलेट्स हैं हमारे, अब्रॉड में जो हमारी एम्बेसीज हैं, अब्रॉड में जो हमारी कंपनीज हैं, ठीक है, वो हमारी हैं कंपनीज, तो वो इंडिया की ज्योग्राफी में आती हैं। तो इंडिया की ज्योग्राफी से जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज जीडीपी। जीएनपी नेशनल कॉन्सेप्ट है, नेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडिया के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को जीडीपी में डालो, और यहाँ पे जो फॉरेन के लोग काम कर रहे हैं उनको निकालो, उनकी सैलरी को निकालो, तो वो आपका नेट फैक्टर इनकम आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम, नेट, यहाँ पे भी नेट हो गया ना, नेट का मतलब है आप
टोटल में से, इंडिया के टोटल में से फॉरेनर्स को निकालो और जो फॉरेन में इंडियंस बैठे हैं उनकी सैलरी को डालो, तो नेट फैक्टर इनकम आ जाएगा। तो उसको जब आप जीडीपी में ऐड करोगे आपका जीएनपी आता है। अब जीडीपी और जीएनपी आपने समझ लिया। अब इनमें से डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकाल दो दोनों में से। तो जीडीपी से जब डेप्रिसिएशन निकालोगे एनडीपी आ जाएगा। एनएनपी में से जब डेप्रिसिएशन निकालोगे जीएनपी से जब डेप्रिसिएशन निकालोगे एनएनपी आ जाएगा। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकालो एनडीपी, एन जीएनपी से डेप्रिसिएशन निकालो एनएनपी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब आगे बढ़ने से पहले ना, इधर एक और शीट चाहिए होगा मेरे को। आगे बढ़ने से पहले ना, मैं आपको दो छोटे से कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है, दो छोटे से। फैक्टर कॉस्ट सुना तो होगा, लेकिन समझ बड़ी कम आया होगा। ठीक है, वर्सेस मार्केट प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, मैं बड़ी आसानी से समझा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जस्ट स्टे ट्यून्ड हियर। जब इंडस्ट्री में गुड होता है ना, जब एक इंडस्ट्री में गुड होता है, फिर वो गुड मार्केट में आता है। ठीक है, तो उनके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। उनके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं? कि सपोज मैंने घर पे एक दुकान खोली है ना, या इसको आप ऐसे लीजिए कि मैंने एक नया नया प्लांट खोला है। मैंने नया नया प्लांट खोला है, नई नई इंडस्ट्री बनाई है, नया नया प्लांट बनाया है। उसमें मैं बना रहा हूँ, सपोज कीजिए ब्रेड। ठीक है, मैंने ब्रेड का एक प्लांट खोला। अब ब्रेड बनाने के लिए मेरे को पहले तो लैंड चाहिए होगी प्लांट लगाने के लिए। फिर लेबर चाहिए होगी वहां पे काम करने के लिए। फिर कैपिटल चाहिए होगा वहां पे मशीन लगाने के लिए जहां पे काम होगा। और ये सब काम करेगा कौन? ये सब काम मैं करूंगा, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन सब चीजों को साथ में मैं लेके आऊंगा। ये सब क्या है? ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने आपको बताया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना। अब इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है, तो वो किस रूप में करूंगा? लैंड को रेंट दूंगा, लेबर को वेजेस दूंगा, कैपिटल को इंटरेस्ट दूंगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दूंगा। जब ये सारी पेमेंट्स होंगी, फैक्टर पेमेंट, तो फिर वो जो चीज बनेगी, जो मैं ब्रेड बनाऊंगा, तो उसकी जो कॉस्ट, उसकी जो कीमत होगी, वो क्या कीमत होगी? इन्हीं इन्हीं फैक्टर्स की कॉस्ट होगी ना, इसी पेमेंट की तो कॉस्ट होगी। मैंने अपने इनपुट्स डाले, वहां से आउटपुट निकाला, तो उस आउटपुट की वैल्यू क्या है? यही फैक्टर कॉस्ट ही तो है। तो इंडस्ट्री में जब गुड होता है, जब इंडस्ट्री में गुड होता है, तो वो फैक्टर कॉस्ट पे होता है। अभी मैं मार्केट में नहीं लेके आया उसको। ये मेरे पैसे लगे हैं, जो मैंने ब्रेड बनाई, ये मेरे पैसे जितने लगे हैं उसको कहूंगा मैं फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि मैंने इन चारों फैक्टर्स को ये पैसे पे किए हैं, पेमेंट पे की है, तो मैंने ये प्रोडक्ट अपना बनाया है। प्रोडक्ट अभी इंडस्ट्री के अंदर ही है, बाहर नहीं निकाला मैंने, मार्केट में नहीं लाया। ठीक है, तो क्या होगा वो? फैक्टर कॉस्ट। वो जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो अभी फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि फैक्टर को पेमेंट किया अभी तक मैंने। लेकिन जब उसको मैं मार्केट में लाऊंगा, जब मैं उसी प्रोडक्ट को उसी इसी इंडस्ट्री में से मार्केट में लाऊंगा, तो मार्केट में मुझे गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स। क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। टैक्स प्लस हो जाएंगे। अब मैं जब टैक्स भी दूंगा और फैक्टर कॉस्ट भी दूंगा, तो मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना। अब इन टैक्सेस को मैं जोड़ूंगा। समझिए, मैंने 90 रुपए इसने मेरे से, 5 रुपए, या आप लगाइए, मैंने 25 रुपए रेंट दिया, 20 रुपए मैंने लोगों को वेजेस दी, 20 रुपए मैंने इंटरेस्ट दिया, और 25 रुपए मैंने
प्रॉफिट दिया। ठीक है, दिस ऑल अमाउंट्स अप टू 90 रुपीज। 90 रुपए की मेरी फैक्टर कॉस्ट आई है और मुझे बेचना है 100 रुपए का, ताकि 10 रुपए में खुद भी अर्न करूं। ठीक है, मुझे बेचना कितने का है, 100 रुपए का। मैं मार्केट में गया, मार्केट में मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। अब ये मैं 10 रुपए जो निकालने थे, इन्हीं 10 रुपए को निकालने के लिए मुझे वो मार्केट में गुड 110 रुपए का बेचना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपए टैक्स लग गया। 10 रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। तो वही प्रोडक्ट जो 90 का था, अब मुझे 100 रुपए का पड़ रहा है, तो मैं भी 100 रुपए का बेचूंगा। मुझे क्या बना, मैं 110 का बेचूंगा। तो ये 110 जब मैं मार्केट में लेके आया ना अपना प्रोडक्ट, तो ये बन गया मार्केट प्राइस। ये क्या बन गया, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आपको समझ में आ गए। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। अब फैक्टर कॉस्ट में आप जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन्हीं टैक्सेस को बोला जा रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, को जब आप प्लस कर देंगे, तो आप फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे, तो आप मार्केट प्राइस पे चले जाएंगे। और इसी मार्केट प्राइस से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो आप फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। सिंपल, ये फंडा है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो अब क्या है, अब हमने नेशनल इनकम निकालनी है। ठीक है ना, टॉपिक क्या था, नेशनल इनकम। अब हमने नेशनल इनकम निकालनी है। छोटा सा 2 मिनट का डिस्कशन हो रहा है, फिर क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड और ये लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट एंड शिफ्ट मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ कर्व, इलास्टिसिटी, ये करने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये फिर से आज काफी कॉन्सेप्चुअली काफी हैवी हो गई है क्लास, तो मैं नहीं चाहता आप ज्यादा जोर लगाएं। इतना काफी है, बस 5 मिनट में क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस मैंने आपको समझा दिया, जीडीपी जीएनपी एनएनपी एनडीपी सब समझा दिया। ठीक है, ये सारे क्या थे, एग्रीगेट्स थे इनकम के, जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी। ठीक, ठीक है। अब हमने पहुंचना कहाँ है, हमने नेशनल इनकम पे पहुंचना। तो सिंपली नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचा जा सकता है, नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है, नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए ना, आप जीडीपी लेंगे। क्या लेंगे, जीडीपी लेंगे। आप जीडीपी लेंगे। आपने जीडीपी कैलकुलेट की। जीडीपी में आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वही इंडिया के लोगों की इनकम को प्लस किया, फॉरनर्स की इनकम को माइनस किया, नेट फैक्टर इनकम आपका आ गया। उसको जब आपने जीडीपी में जोड़ा, तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, आपके पास आएगा जीएनपी, है ना, जीएनपी आ गया। अब जब आप इस जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को जब आप इस जीएनपी में से माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, एनएनपी, एन एन पी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, अब उसी मार्केट प्राइस को आपने फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, तो आपने क्या करना है, इसी मार्केट प्राइस को आपने फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लाना है आपको। तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाना है। आपको क्या करना है, माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस को माइनस कर दो, टैक्सेस को माइनस कर दो, आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओगे। आपके पास आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही हमारा है नेशनल इनकम, इसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। सो गाइस, दिस इज इट, आप पहुंच चुके हैं नेशनल इनकम पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक। यू हैव डन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इससे पर्सनल इनकम भी आती है, डिस्पोजेबल इनकम भी आती है। ठीक है, आप इसी में से कॉर्पोरेट टैक्सेस को माइनस कर लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को माइनस कर लेंगे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर लेंगे, और नेट ट्रांसफर पेमेंट्स को प्लस कर देंगे। तो आपके पास पर्सनल इनकम आ जाएगी, जो आप एक इंडिविजुअल पर्सनल इनकम लाता है।
जो आपको मुझे सैलरीज मिलती होंगी गवर्नमेंट से या प्राइवेट फर्म से, जो सैलरीज मिलती हैं उसको पर्सनल इनकम कहते हैं। उसी पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को और कुछ नॉन टैक्स पेमेंट्स करते हैं, फाइन फाइन्स देते हैं, या फाइन्स तो चलिए रहने दीजिए, जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना अपनी सैलरी से, तो जब वो टैक्स भी निकल जाता है तो फिर डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसको, जो अब हमारी है, जिसका हमने खर्चा करना है, जिसको पूरा हम खर्च करेंगे। अब उस पर हमें ना गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना है, ना कोई फीस देनी है, कुछ नहीं देना, कोई टैक्स पेमेंट, कोई नॉन टैक्स पेमेंट नहीं करनी। वो जब हम पर्सनल इनकम से हटा देते हैं, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। वो हमारी खुद की इनकम है, वो फाइनल इनकम है। लेकिन उसको आप छोड़िए अभी, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। अभी हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करना था, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम। और ये हमने निकाल के बता दिया आपको कैसे निकाला जाता है। GDP में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, आपका GNP आएगा। GNP में आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका NNP आएगा नेट। वो NNP जो आपके पास आएगा वो मार्केट प्राइस का आएगा। अब उस मार्केट प्राइस NNP में से आप नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे जब, तो आपके पास NNP एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको क्यों नेशनल इनकम कहा जाता है? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर की इनकम जो निकालते हैं हम, फैक्टर की जो इनकम निकालते हैं हम, फैक्टर की जो इनकम निकालते हैं, कहाँ गया इनकम मेथड? इनकम मेथड में क्या कहा था मैंने? इनकम मेथड में मैंने क्या कहा था कि इनकम मेथड में हम सारे फैक्टर इनकम की सम लेते हैं, सभी फैक्टर इनकम्स का सम लेते हैं, तो वो इनकम मेथड है। हमने यही मेथड यूज किया है। हमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब ऐड किए हैं, सबकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट्स को ऐड किया है, और हम NNP पे पहुंचे हैं एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज आर नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट। सबकी फैक्टर्स, सबकी पेमेंट्स को ऐड किया है, हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचे हैं, विच इज आर नेशनल इनकम। गॉट इट दोस्तों? तो here I would like to end this lecture। काफी हैवी तो हो गया होगा, बट आई एम वेरी श्योर कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बहुत, जितना इजी और जितना बेसिक लैंग्वेज में हो सकता था मैंने आपको समझाया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। इट इज दस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे होती है, अलग अलग नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमने कैसे की, अलग अलग, अच्छा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के हमने डिफरेंस जाने, ठीक है। हमने अलग अलग एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, जो कि थे NDP, NNP किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, क्या होते हैं, GNP क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, उप्स आई एम सॉरी, हाँ, किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने GDP की बात की, उसकी डिसएडवांटेजेस देखी, उसकी पोटेंशियल एडवांटेजेस तो हमने देख ही ली थी ऊपर। उसके पोटेंशियल GDP हमने देखी क्या होती है, जो हम मैक्सिमम आउटपुट को मेजर करते हैं वो पोटेंशियल GDP। और पोटेंशियल GDP हम किस वजह से नहीं अचीव कर पाते? तो अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। डिसएडवांटेजेस देखे हमने GDP के, हमने GDP के मेथड्स देखे कैलकुलेशन के, एक्सपेंडिचर मेथड देखा, इनकम मेथड देखा, हमने आउटपुट मेथड देखा किस तरह से कैलकुलेट होता है, हमने GDP के बारे में जाना, ठीक है, GNP के बारे में जाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये क्या हैं? ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग के एग्रीगेट्स हैं, इनको अकाउंटिंग एग्रीगेट्स भी कहा जाता है। फिर हमने अपनी सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी देखी हमने, उसमें 4 सेक्टर, 3 सेक्टर, 2 सेक्टर मॉडल देखा। ये हमारा 4 या 5 सेक्टर मॉडल कह सकते हैं, आपको 4 सेक्टर मॉडल कहेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये सेविंग का क्या रोल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में सेविंग होती है तो क्या होती है, ग्रोथ किस तरह से होती है ना। उसके बाद हमने कैपिटल, उससे पहले कैपिटल फॉर्मेशन देखी थी, नेट इन्वेस्टमेंट किस तरह से पहुंची जाती है कैपिटल फॉर्मेशन से, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन देखी, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन देखा, इन्वेस्टमेंट देखा, कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग एंड ऑल। उसके बाद हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले से ही देखा था, वो हमारे लास्ट पार्ट में था। तो आज के पार्ट में हमने ये सब डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। देयर आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। मैंने हर कोशिश किया आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने की। तो इसी के साथ आई होप आपको कुछ मुश्किल ना लगा हो, सब समझ में आया हो। इसी के साथ हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग खत्म होता है।
जीडीपी, जीएनपी कैलकुलेशन वगैरह सब। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट सम माइक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर हम इसी तरह से अपने सिलेबस को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू संविधान आईएएस। सो गुड बाय, गुड नाइट, अभी तो रात ही हो रही है। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, गॉड स्पीड।